सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विश्रवण ध्यान के विषय में बताने जा रहा हूँ। यह साधकों के बीच में लोकप्रिय ध्यान साधना है। वी का अर्थ विशेष होता है और श्रवण का अर्थ होता है सुनना, यानी विशेष रूप से सुनना विश्रवण है। अब विशेष रूप से सुनने के कई स्टेजेस हैं, तो उन कई स्टेजेस के विषय में भी बताऊंगा कि विशेष रूप से हम कैसे किसी चीज़ को सुनते हैं। अमूमन लोग सोचते हैं कि हम लोग सिर्फ कान से सुनते हैं, कान के द्वारा जो ध्वनि तरंगें मस्तिष्क को जाती हैं हम लोग उसी को सुनते हैं, ऐसा लोग समझते हैं। परंतु ध्यान साधना में कान के उपयोग का उतना महत्व नहीं है जितना कि भीतर की जो अंतर्ध्वनि है उसको सुनने का ज़्यादा मतलब है। और उस अंतर्ध्वनि को जो सुनते हैं तो वो इस कान से नहीं सुनते हैं, बल्कि उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं। परंतु शुरुआत हम बाहर की ध्वनि से ही करते हैं, क्योंकि हम बाहर की ओर ज़्यादा उन्मुख हैं, बहिर्मुखी हैं। तो इसलिए बाहर की ओर उन्मुख होने के कारण हमारे कान बाहर की ओर लगे रहते हैं। तो बाहर के जो शब्द हैं या जो ध्वनि तरंगे हैं, तो शब्द हैं तो उनके मीनिंग है, भाषा है तो उसके अर्थ हैं। तो अर्थ का भी महत्व है और उसकी ध्वनि तरंगें जो हैं उसका भी महत्व है। तो अर्थ का महत्व लौकिक है और जो ध्वनि तरंगें हैं उसका जो अर्थ है, तो ध्वनि तरंगों का एक तो लौकिक अर्थ हुआ जो कि एक भाषा शब्द के रूप में जो प्रकट होता है, परंतु जो तरंगें हैं उनका एक अंतर्निहित अर्थ है। और अंतर्निहित अर्थ है का यहाँ पर मेरा तात्पर्य है कि उस तरह के कर्म को वह ध्वनि प्रेरित करती है, यानी वह मनमाना अर्थ नहीं है। तो एक विशेष तरह की जो ध्वनि तरंग होती है, जो एक विशेष तरह का इफेक्ट डालती है, तो वह जो इफेक्ट है वह उसका अर्थ है। तो हम मनमाना अर्थ नहीं लगा सकते। तो एक विशेष फ्रीक्वेंसी की जो ध्वनि तरंग है उसका जो विशेष इफेक्ट है वही उसका मीनिंग है। तो उस अर्थ को समझने का मतलब क्या हुआ कि उसके इस इफेक्ट को महसूस करना, उसकी जांच पड़ताल करना और उसके प्रति ग्राह्यता होना, उसका ग्राहक होना, उसके लिए तैयार रखना अपने दिल दिमाग को, वह उसका अंतर्निहित अर्थ है। और उस ध्वनि तरंग की वजह से जो उसका इफेक्ट आता है, अगर उसके हिसाब से भाषा की उत्पत्ति की गई है, तब तो वह भाषा बहुत साइंटिफिक हो जाएगी। तब वह भाषा साइंटिफिक हो जाती है, क्योंकि जो ध्वनि तरंगें हैं
वैसा ही वो प्रभाव डालने लगती है। और जो तरंगें वो डालती हैं अपने प्रभाव, वैसे यदि हम शब्द गढ़ते हैं, अक्षर गढ़ लेते हैं और शब्द बना लेते हैं तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव आता है और वो साइंटिफिक लैंग्वेज कहलाता है। कोई भी जो ध्वनि तरंग है उसका एक विशेष पैटर्न भी होता है, और वह जो पैटर्न होता है वह एक विशेष आकृति भी बनाती है। तो हर एक विशेष प्रकार की जो ध्वनि तरंगे हैं उसकी एक विशेष फ्रिक्वेंसी होती है। तो उस फ्रिक्वेंसी के कारण उसका एक विशेष पैटर्न बनता है, और वो पैटर्न जो है कैसा ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनता है, उसके आधार पर भी एक चित्र का निर्माण होता है। और यदि उस हिसाब से अगर हम लिपि का निर्माण करते हैं तो वह जो है एक वैज्ञानिक लिपि बन जाती है, वैज्ञानिक फिर भाषा बन जाएगी अगर वैसा उच्चारण करते हैं तो संस्कृत उन्हीं में से एक है, ऐसे वैज्ञानिक भाषा में से जिसकी ध्वनि तरंगें जैसा इफेक्ट डालती हैं वैसे शब्दों का निर्माण, अक्षरों का निर्माण किया गया है, और उन अक्षरों से शब्दों का निर्माण हुआ है, इससे भाषा का निर्माण हुआ है। तो अब जो ये विश्रवण ध्यान है, इसमें हम ध्वनि तरंगों को महसूस करते हैं, कान से सुनते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, और जितनी भी ध्वनियाँ आ रही हैं चाहे वो जिस भी फ्रिक्वेंसी की हो तो उसको हम लोग सुनते हैं। और हमारी अपनी तरफ से ये कोशिश होती है कि हम सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि तरंगों को सुनें। और जितनी सूक्ष्म ध्वनि तरंगें को सुनने में हम समर्थ होंगे, इसका मतलब हो गया कि हमारी जो चेतना है वो उतनी ही ज़्यादा सक्रिय हो गई, और उसका उतना विस्तार हो गया, और उसकी उतनी सूक्ष्मता भी हो गई, और हम बहुत ध्यान की गहराई में उतरते चले जाएंगे, समाधि में उतरते चले जाएंगे, और समाधि से भी परे हो जाएंगे, निर्वाण अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस विश्रवण ध्यान से हम विभिन्न ध्वनि तरंगों को सुनते हैं। और आपको पता है तो जितने मंत्र हैं उनकी जो आवृत्ति है वो भिन्न भिन्न है, उनकी फ्रिक्वेंसी भिन्न भिन्न होती है। तो सारे मंत्रों का अपना अपना अलग प्रभाव होता है। तो जितनी ध्वनि तरंगें हैं जो उसको हम सुन पाते हैं, उसको तो हम लोग का जो ब्रेन जो है वो वेव के रूप में है। हम लोग की ध्वनि तरंगें खुद ही भीतर से उत्पन्न भी होती हैं, और उस तरह का हम फ्रिक्वेंसी को सुन पाते हैं। तो जो फ्रिक्वेंसी बाहर से आ रही है या भीतर से भी जो आ रही है, तो हमारे ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी जितनी है उसके साथ जब हम सिंक्रोनाइज कर जाते हैं, यानी दोनों जो मिल जाता है तो एक संगीत एक लय बना लेता है, तो वह सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। तो ये ध्वनि तरंगें जो है हम लोग के दिमाग में क्या है, विचार हैं, बहुत तरह तरह के विचार हैं, शब्द हैं, भाषा है, उसी को हम बोलते हैं, उसके हिसाब से हम करते हैं कुछ। तो जो हम बोलते हैं, सोचते हैं, ये सब एक तरह से ध्वनि या सूक्ष्म ध्वनि तरंगे हैं। तो हम लोग के दिमाग में वैसे मोटे तौर पर जैसे विज्ञान बतलाता है कि 5 तरह के वेव हैं, जैसे डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब वेव हैं। तो इसमें जो मुख्य रूप से जो सामान्य अवस्था में हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो बीटा फ्रिक्वेंसी का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है, ये बीटा फ्रिक्वेंसी जो है यह 14 से 30 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर होता है, और यह काफ़ी जो है इसमें
इसमें हम लोग अलर्ट हो जाते हैं, कंसंट्रेशन हम लोग का इसमें रहता है, और हम लोग जो है बहुत सारे विचारों को ग्रहण करते हैं और बोलते हैं, यानी जो हम लोग का सामान्य जीवन है। तो इसमें बहुत विचार तरंगें उठती हैं, और एक अनुमान है कि करीब 60,000 के आसपास, 60,000 आसपास विचार हमारे प्रतिदिन उत्पन्न होते हैं। इनकी संख्या बहुत है, और इतने जो हम खाते हैं पीते हैं उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है, तो इतने जो है विचार तरंगें निकल जाती हैं 60,000 के आसपास। तो यह जो है हमारी ऊर्जा का क्षय करता है, और इतने तरह के विचार जो हैं उठते हैं। तो इनमें कई विरोधाभासी विचार होते हैं जो आपस में टकराते भी रहते हैं, और टकरा करके और जो है तनाव उत्पन्न करते रहते हैं। इसमें कई भ्रमित करने वाले होते हैं, यानी ये श्रेष्ठ विचार नहीं होते हैं। कई तरह के कुछ अच्छे विचार भी आते हैं, कुछ मध्यम स्तर के, कुछ हीन स्तर के, कुछ अतिहीन। तो इस तरह से ये सब सारे आपस में टकराते रहते हैं, गिट-पिट करते रहते हैं, और उसके कारण जो है हम एक निर्णय की स्थिति में नहीं आ पाते हैं, और इनके टकराहट से दिमाग में गर्मी बढ़ने लगती है। हम लोग का सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वह खपत होने लगता है। अब जो थोड़ा सा कम बोलने वाले लोग हैं, थोड़ा गंभीर मुद्रा वाले लोग हैं, और कम सोचने वाले भी, जिनमें विचार कम आता है, जो थोड़ा बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, जो बेकार की बातें जो सुनते भी हैं तो ध्यान में नहीं रखते, हटा देते हैं, उनको याद भी नहीं रहता वो सब। उनको नहीं मालूम कि अड़ोस पड़ोस के लोग कौन सी चुगली कर रहे हैं, किसके घर में कौन सी घटना घट रही है, उस विषय में रुचि नहीं लेते। किसके सास ने क्या कहा, किसकी बहू ने क्या कहा, किसकी बेटी भाग गई, किसने क्या कर दिया, किसने घर बना लिया, किसने वो ज़मीन खरीद ली, किसने क्या किया, इसमें इस विषय में जिसे ज़्यादा रुचि नहीं रहती। कहाँ किस जगह क्या हो रहा है, हर समय जो समाचार पढ़ते रहते हैं, तब मतलब तरह तरह के विचारों में खोए रहते हैं। तो वैसे लोग जो नहीं हैं, जिनको इन सबसे ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, तो उनके दिमाग में ज़्यादा जो है अल्फ़ा तरंगें चलने लगती हैं। तो ये जो अल्फ़ा तरंगें जो हैं, ये विज्ञान बतलाता है कि ये 8 से 13 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं, और यहाँ पर जो विचारों की संख्या है ये सीधे आधी हो जाती है। इस तरह के लोग अंतर्मुखी लोग कहलाते हैं। ये ज़्यादा बकबक नहीं करते, और समुचित जवाबदेही देते हैं, अनावश्यक नहीं बोलते ऐसे लोग। और गंभीर लोग होते हैं, नपी तुली बात बोलते हैं। तो ऐसे लोग थोड़ा ठंडे किस्म के होते हैं, और इनके विचार में पैनापन होता है। जो बोलेंगे वो गंभीर वाक्य होगा। जाहिर सी बात है, जब वाक्यों की संख्या घट जाएगी तो वो शक्तिशाली वाक्य बनेंगे, क्योंकि बेकार कचरा टाइप के जो वाक्य हैं, शब्द हैं, उन सबको निकाल दिया दिमाग से। तो इसलिए इनकी जो मेमोरी है वह भी अच्छी हो जाती है। इसका कारण क्या है कि हम लोग के दिमाग में न्यूरॉन्स भी बनते हैं बहुत संख्या में, और हम लोग जब बेकार के टाइप के जो वाक्य हैं, जो शब्द हैं, अगर दिमाग से हटा देते हैं तो न्यूरॉन्स, अच्छे न्यूरॉन्स हम लोग में बनने लगते हैं, कचरा हटने लगता है, सर्किट तेज चलने लगता है। तो न्यूरोजेनेसिस होता है, हाइपोथैलेमस रीजन में न्यूरोजेनेसिस होता है, और न्यूरोप्लास्टी भी होती है, उसका विस्तार भी होता है बहुत। और ये ऐसा कब होता है? जब हम प्राणायाम करते हैं। इसलिए योग का फ़ायदा है, प्राणायाम करके हम अपना जो है न्यूरॉन्स पैदा कर सकते हैं। न्यूरॉन्स बनते हैं, अन्यथा नहीं बनने लगेंगे अगर आप प्रयोग नहीं करते हैं ब्रेन का ज़्यादा। और ब्रेन का प्रयोग करने का मतलब यह नहीं है कि चुगली वाली बातों को और जो हल्के स्तर के जो वाक्य हैं, हल्के स्तर की जो बातें हैं वो खूब बोलेंगे तो न्यूरॉन्स बनेंगे, नहीं।
न्यूरॉन्स तब बनेंगे जब आप गंभीर बातों को, महत्वपूर्ण बातों को, वे बातें जिनमें ज़्यादा शक्ति होती है, ज़्यादा ताकत होती है, जो ज़्यादा दूरगामी परिणाम रखते हैं, ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा जीवों को, ज़्यादा तत्वों को, ज़्यादा वस्तुओं को प्रभावित करते हैं, वैसे जो वाक्य हैं और वैसे जो शब्द हैं, वैसे जो ध्वनि तरंग हैं, वैसे जो मंत्र हैं, वे जो हैं वे प्रभावी हैं। देखिए जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनको हम लोग समाज में जानते हैं, चाहे पत्रकार हों, चाहे जज हों, चाहे वकील हों, चाहे स्टेट्समैन राजनेता हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, वैज्ञानिक हों, चाहे संत समाज के लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, तो ऐसे लोग जो हैं बहुत नपी तौली और बहुत गंभीरता से बात बोलते हैं और प्रभावी बात बोलते हैं। इनका प्रभाव समाज में बहुत अच्छा पड़ता है और ऐसे लोगों की बात का महत्व होता है। तो इस तरह की गंभीर जो बातें हैं, इससे जो है न्यूरॉन्स ज़्यादा बनेंगे और उसके दिमाग में जो ये सब जो जहर बन जाते हैं, जहरीले तत्व जो इकट्ठे हो जाते हैं, तो वे सब निकलते जाते हैं, विजातीय तत्व निकलते जाते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स दिमाग में बनते हैं जो अनावश्यक होते हैं हम लोग के विकास के लिए, मतलब प्रगति के लिए। तो वैसे हार्मोन्स कम बनने लगेंगे, उसे हटने लगेंगे, यानी जो नकारात्मक हार्मोन्स हैं जो स्ट्रेस पैदा करते हैं, जो पेन पैदा करते हैं, और वैसे हार्मोन्स बनेंगे जो कि सुख की वृद्धि करते हैं और जो हमें दर्द से मुक्ति देते हैं और जो हमें अच्छे पॉजिटिव विचारों की ओर ले जाते हैं। ऐसे हार्मोन्स और ऐसे केमिकल्स ज़्यादा बनते हैं। उदाहरण के लिए जैसे डोपामाइन बन गया, एंडोर्फिन वगैरह हैं, ये सब बनते हैं। और नहीं तो नेगेटिव बनेंगे सेरोटोनिन वगैरह जो हैं, और बहुत एसिटिक एसिड वगैरह, ये सब इस तरह के जो एसिड वगैरह हैं ये सब बन जाते हैं। ज़्यादा अगर नेगेटिव होते जाएंगे तो दर्द बढ़ता जाएगा। इसलिए शरीर में जब खट्टापन बढ़ जाता है, एसिड बढ़ जाता है, तो दर्द बढ़ जाता है। और यह जो वात प्रकृति होती है, वायु अनियंत्रित हो जाता है तो विचारों की संख्या बढ़ जाती है, तो जाहिर सी बात है वात प्रकृति घट जाएगी। तो अब अल्फा से और जब व्यक्ति गहराई पे उतरेगा तो वो थीटा वेव शरीर में, दिमाग में बनता है, जो कि 4 से 8 हर्ट्ज पर काम करता है। और यह जो है, इसमें जो है माइंड रिलैक्स हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड जो है, इसमें जो हम लोग का अवचेतन मस्तिष्क है, इसमें ज़्यादा काम करता है। हम जो भी शब्द बोलते हैं या सुनते हैं तो ये धीरे धीरे कोड वर्ड में चला जाता है, इसकी कोडिंग हो जाती है और अवचेतन तल पर ये उतरता चला जाता है। और कोडिंग के भी बहुत हिस्से हैं, कोडिंग की भी कोडिंग होती है। इस तरह से ये इनफाइनाइट रिग्रेशन में चला जाता है। कोडिंग की कोडिंग इस तरह होती है। इसीलिए हम जितने गहरी मेमोरी है उसको अगर हमको वापस लाना है तो बहुत गहरा हमको भेजना पड़ता है। तो ये हिप्नोसिस का भी जो है यही है। हिप्नोसिस भी इसी थीटा वेव तरंगें जो आती हैं उसमें हिप्नोसिस होता है। तो इसमें जो है वैज्ञानिकों का कहना है कि अब इसका जो 30,000 जो था अल्फा में, अब वहाँ से 15,000 पर आ जाएगा, यानी सीधा आधा हो जाएगा। और तो बीटा में जहाँ 60 था तो अल्फा में 30 हो जाएगा, तो थीटा में 15 हो जाएगा, यानी दिन भर में वो 15,000 के आसपास शब्द बोलेगा। अब इस ऐसे व्यक्ति की ताकत और बढ़ गई।
अब ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े स्टेट्समैन होते हैं और साधु संत स्वभाव के जो लोग होते हैं वे रहते हैं। जो ये जो थीटा है जो ना, ये आदमी को सुलाता भी है, रिलैक्स करता है। जब हम सोते हैं तो ये थीटा वेव तरंगे जब मस्तिष्क में बढ़ जाती है तो हम सो जाते हैं। इसमें जो रैपिड आई मूवमेंट होता है, इसको रैम कहते हैं, जिसमें कि आँखों की जो पुतली है बहुत तेज़ चलती है भीतर, यानी एक तरह से स्वप्न वाली जो स्थिति होती है उसमें ये चला जाता है। तो स्वप्न की स्थिति में चला जाता है। हालांकि स्वप्न में भी तो विचार बनते हैं और वह एक तरह से एक अलग आयाम में चले जाना है, स्वप्न की दुनिया में चले जाना है। वह एक अलग ही आयाम है जिसमें कि अब हम लोग के आगे का जो हिस्सा है, लॉजिक वाला हिस्सा जो है कॉर्टेक्स का, उसको जो है थोड़ा सा ब्लंट कर दिया जाता है। तो इसलिए हम लोग सपने में जो कुछ भी देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं, क्वेश्चन नहीं उठाते होते हैं, प्रश्न नहीं उठाते हैं, क्योंकि कॉर्टेक्स जो है वो ब्लॉक होने लगता है। मस्तिष्क का आगे जो फोर ब्रेन है वो उसकी गतिविधि घटने लगती है, तो इसलिए विचारों की संख्या घटने लगती है। तो जिस भी व्यक्ति को हमें सम्मोहित करना है उसको इसी ब्रेन वेव तरंगों में ले जाना पड़ता है, यानी उसे उस स्टेज पर ले जाना पड़ता है। इसके बाद ये डेल्टा तरंगें हैं जो कि इससे भी सूक्ष्म होती हैं। यहाँ विचार की संख्या और घट जाती है। इसको जो है सविचार समाधि भी कहते हैं। यहाँ विचारों की संख्या काफ़ी घट जाती है। ये एक विचार से लेकर के 10,000 के आसपास तक विचार इसमें रहते हैं। जब विचारों की संख्या सिर्फ एक हो जाए, एक दिन में सिर्फ एक विचार आ रहा है, यानी पूरा फोकस्ड हो गया वो व्यक्ति, तो वह जो एक विचार है वह मंत्र हो जाता है। इसी को मंत्र कहते हैं। डेल्टा फ्रिक्वेंसी में आता है, एक ही विचार आ रहे हैं दिमाग में बस। अब एक जो विचार आ रहा है इसके भी कई पहलू हैं। ये जो डेल्टा फ्रिक्वेंसी है ये 1 से 4 हर्ट्ज पर होता है, और एक जो विचार आ रहे हैं इसमें भी एक विचार में कई शब्द होते हैं। एक वाक्य हो गया जो कि एक मीनिंग कैरी कर रहा है, बड़ा मीनिंग, और एक और कई शब्द होते हैं उसमें, तो हर एक शब्द भी अलग अलग मीनिंग कैरी कर रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक मंत्र, गायत्री मंत्र है, वेद का, यजुर्वेद का, ऋग्वेद का मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसमें कई शब्द हैं और पूरा एक वाक्य है, और इसके पूरी एक मीनिंग है कि हमारा दुख हरने वाले परमात्मा, सुख देने वाले परमात्मा, ज्ञान विज्ञान देने वाले परमात्मा, जितने उनको मैं नमन करता हूँ, उनको मैं ग्रहण करूँ। तो एक मीनिंग है। तो उसमें वह परमात्मा जो हर जगह सर्वव्यापी है, तो इसमें कई एक शब्द हैं। तो जो एक शब्द हैं तो उनकी मीनिंग अलग है। तो लेकिन ये जो मान लीजिए कि एक ही शब्द आ रहा है, उदाहरण के लिए इसका जो है सिर्फ पहला आ रहा है, ओम, सिर्फ इसी का उच्चारण यदि किया जाए, अन्य शब्द खत्म हो जाएंगे। तो ये जो है डेल्टा ब्रेन वेव का या जो एक है, एक की संख्या जो मैंने कहा, वहाँ पर ये पहुँच जाता है जब सिर्फ ओम की ध्वनि आती है बस।
एक बीट आ रहा ओम का बस। और ओम में भी अ उ म की मात्रा है और अलग अलग अ के भी अलग अर्थ हैं, उ के अलग अर्थ हैं, म के अलग अर्थ हैं, हलंत के भी अलग अर्थ हैं। तो ये सारे जो अलग अलग अर्थ हैं वे भी उसमें आ जाते हैं। तो अब एक पर आ गया ये, जब यानी डेल्टा तरंगें जब मस्तिष्क पर हावी हैं कि 1 से 4 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर काम कर रहे हैं, तो इसमें बाद में बहुत गहरे निद्रा में चले जाता है। इस फ्रिक्वेंसी में आने पर आदमी घोर निद्रा में चले जाता है, स्वप्न वाली निद्रा में नहीं, तंद्रा वाली में नहीं। तो तंद्रा से गहरे स्वप्न में चला जाएगा और स्वप्न से गहरे ये डेल्टा में चला जाएगा, डीप स्लीप में चला जाएगा काफ़ी। और यहाँ पर उसको दर्द में बहुत आराम मिलेगा क्योंकि काफ़ी एंडोर्फिन बनने लगेंगे। एंडोर्फिन वैसे हार्मोन होते हैं जो कि हमारे शरीर में के दर्द को आराम देते हैं और खुशी को बढ़ाते हैं, ऐसे केमिकल्स हैं ये। तो अब ये जो डेल्टा तरंगें आ गई इस जगह पर, तो ये व्यक्ति को गहरी नींद में ले जाएंगे। अब और जितना, जैसे कि मैंने बताया कि 10,000 विचार तक देखे गए हैं, यानी व्यक्ति घोर निद्रा में जाता है, उस वक्त भी विचार दिमाग में चल रहे होते हैं, ये वैज्ञानिकों ने महसूस किया। तो अब उसके दिमाग में काफ़ी विचार चल रहे हैं। 10,000 की संख्या भी कम नहीं है, बहुत है। लेकिन उसमें से भी यदि वो घटाता चला जाता है, यानी घटता चला जाता है उसका बराबर साधना करने से, तो अब 1000 से जब नीचे चला जाएगा, जो नॉर्मल आदमी है उसका तो 9,000 के आसपास रहेगा, 9,000 10,000। तो इस तरह जैसे जैसे घटता चला जाएगा, 1000 से जब नीचे जाने लगेगा तो वो समाधि में उतरने लगेगा एक तरह से। यदि वह सोया नहीं है, जगा हुआ है, होश में है और उसमें विचारों की संख्या इतनी कम है, तब यानी उसे अपना बोध होना चाहिए। अब उसके बाद धीरे धीरे वह 1 पर आ गया, तो इसका मतलब वो डेल्टा फ्रिक्वेंसी की एकदम न्यूनतम पर आ चुका है। अब इसके बाद जब वो वहाँ से लांघेगा तो दिमाग में गामा वेव फ्रिक्वेंसी आती है, जो कि वैसे तो 25 से 140 हर्ट्ज तक होती है, लेकिन इसमें जो 40 हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी है उसका सबसे ज़्यादा महत्व है। वैज्ञानिक सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, क्योंकि इस स्तर पर आकर के ज़बरदस्त सिंक्रोनाइजेशन होता है और सारे जो तरंगे हैं जितने, इन सब का कमांडिंग पोजीशन जो है ये गामा ब्रेन वेव का है, जो इन सब को कमांड करता है। और यहाँ पर जो विचार हैं वो शून्य हो जाते हैं, निर्विचार की अवस्था हो जाती है। तो निर्विचार ध्यान साधना यहाँ शुरू हो जाता है। यहाँ से जो है, यहाँ जो समाधि लगेगी वो निर्विचार समाधि लगेगी, कोई विचार नहीं होगा, जीरो। तो यह जो मेडिटेशन होता है तो उसकी जो ऊंचाई है वो यहाँ पर आती है और यहाँ पर जो है पहचानने की क्षमता किसी को काफ़ी बढ़ जाती है। इस जगह पर माइंड जो है ये सुपर कॉन्शियस स्टेट पर पहुंच जाता है। इसमें दिमाग एकदम बिल्कुल हल्का हो जाता है, क्योंकि ये विचारों के बोझ से ही तो भारी हुआ था, चित्रों के बोझ से ही तो भारी हुआ था। और जब विचार और चित्र और इनके जो संस्कार है, यानी ये संस्कार किसको कह रहा हूँ मैं? कोड को। जो हमारे पास विचार आते हैं वे कोड में हो जाते हैं, फिर उन कोडों का भी कोड हो जाता है। तो ये जो संस्कार हैं, तो ये संस्कार भी आने रहते हैं, उनसे भी ये रहित हो जाता है। तो चित्रों के भी संस्कार हो जाते हैं, उन चित्रों के भी कोड होते हैं और विचारों के भी। तो ये दोनों ही तरह के जो कोड हैं ये आने रहते हैं और ये बिल्कुल कोरा हो जाता है। तो यह जो गामा ब्रेन वेव है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें कई तरह के मंत्र जाप करते हैं,
कुछ लोग तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी सुनते हैं, बीट्स भी सुनते हैं, बाइनौरल बीट्स भी सुनते हैं। तो उनसे एक तरह से कुछ फ़ायदा भी होता है, लेकिन कुछ जो अच्छे ढंग से नहीं वो कर पाते हैं तो उनको इल्यूजन भी हो सकता है, ऑडिटरी इल्यूजन होते हैं। ये बायो हैकिंग भी कहलाता है एक तरह से, कि आप उसके माध्यम से कुछ जो है अपने मेमोरी को बढ़ा लें, अलर्टनेस को बढ़ा लें, रिलैक्सेशन को बढ़ा लें, एक्टिविटी को बढ़ा लें। तो ये हैकिंग भी हो जाता है, बायो हैक हो जाता है। तो ये जो दोनों हम लोग का जो ब्रेन का दोनों हेमिस्फीयर जो काम करता है, दिमाग का दोनों हिस्सा जो काम करता है, तो इसको काम करने से जो हम लोग में जो पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड जो दो होते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण ग्लैंड होते हैं। और इससे जो है शरीर के जो हार्मोन हैं वे रेगुलेट होते हैं, शरीर की मानसिक अवस्था रेगुलेट। ये जो सहस्रार चक्र की बात होती है योग में, तो ये सहस्रार चक्र तो इन ग्लैंड्स के, पिट्यूटरी ग्लैंड के या पिनियल ग्लैंड के सक्रिय होने से ही इसको माना जाता है। सहस्रार और आज्ञा चक्र, यही दो मुख्य चक्र हैं। तो ये माना जाता है कि ये सब जो है ये सक्रिय हो जाते हैं, और यहाँ पर जो उत्पादन होता है तो DMT का उत्पादन होता है, डाइमिथाइल ट्रिप्टामिन। इसको गॉड केमिकल भी वैज्ञानिकों ने कहा है कि यहाँ पर जिसमें ये ज़्यादा उत्पादन होता है तो उसमें जो है एंडोर्फिन का, तो एंडोर्फिन हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि मॉर्फिन की वैरायटी का ही होता है। डोपामाइन प्रोटीन बढ़ जाता है, और उसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति को बहुत आनंद महसूस होता है। जो सेक्स की जो चरम अनुभूति होती है उससे कई गुना ज़्यादा आनंद इसमें मिलता है। तो इस प्रोटीन को, इस केमिकल को कितना लोग क्या करते हैं कि बाहर से भी लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं, परंतु इस केमिकल को बाहर से ऐसे लेंगे तो उसको क्षति भी हो जाएगी। कुछ समय तक अच्छा हो सकता है, जैसे ड्रग लेते हैं आदमी, हेरोइन है, चरस है, हशीश है, गांजा, भांग है, तो ये सब कुछ जो केमिकल हैं ये हम लोग को इल्यूजन पैदा कर देते हैं, दिमाग को हल्का कर देते हैं, और न्यूरॉन्स को थोड़ा सा कूल कर देते हैं, उसकी उत्तेजना को शांत कर देते हैं। एसिटाइल कोलिन हार्मोन है, इन सबको प्रभावित कर देते हैं। तो ये सब जो हैं ये कृत्रिम रूप से जो लिया जाता है, तो इससे जो है हमारा मस्तिष्क सुस्त धीमा पड़ सकता है, हमारा शरीर तैयार नहीं है। वह शक्ति बाहरी शक्ति है, जो हम शक्ति अपने से अर्जित करेंगे, जो अनुभव अपने से अर्जित करेंगे, जो केमिकल हम अपने से शरीर को प्रेरित करेंगे तैयार करने के लिए, वह एक दूसरा होगा, उसका इफेक्ट दूसरा होगा। और ये जो बाहर से जो हम केमिकल डालेंगे इसका इफेक्ट दूसरा होगा। ये हैलुसिनेशन पैदा कर सकता है। LSD वगैरह भी कुछ लोग ले लेते हैं, बताया जाता है कि 5 मिलीग्राम LSD अगर लेते हैं तो उससे इस तरह की अनुभूति होती है, हैलुसिनेशन की अनुभूति हो जाती है बहुत, और लगता है कि हमको कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन इस तरह का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का कोई बहुत मायने मतलब नहीं होता है। वास्तविक एक्सपीरियंस क्या है? जब आप सत्य और न्याय के समर्थन में हैं, जब आप विश्व कल्याण के लिए सोचते हैं, जब आप ईर्ष्या, द्वेष, राग से मुक्त हैं, जब आप में करुणा प्रेम की रसधार बह रही है, तो वह जो है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, उससे पूरा शरीर का रोआ रोआ, हमारा पूरा DNA में परिवर्तन होता है, उससे बदलाव होता है, उससे एक्सपीरियंस वास्तव में होगा। सिर्फ केमिकल हम डाल दें बाहर से तो उससे ऐसा नहीं होगा, उससे नुकसान ही हो जाता है। तो ये बीटा ब्रेन वेव जो होगा उस सेरोटोनिन होकर स्ट्रेस हार्मोन पैदा कर देता है, और हाई बीटा ब्रेन वेव होगा। इससे मैं नुकसान भी बता रहा था कि ये सब जो कृत्रिम रूप से जो करते हैं इससे स्ट्रेस पैदा हो जाएगा कई तरह से।
तो मेडिटेशन जो है वो सही तरीका है, और मेडिटेशन से ही अच्छा रहेगा कि हम अपने उसको बढ़ाएं। तो यह मेडिटेशन के लिए यह ज़रूरी है कि हम किसी जानकार व्यक्ति के संपर्क में जाएं, उससे उन सब मंत्रों की दीक्षा लें, समझें, और फिर वे जो मंत्र बताते हैं उस पर हम अमल करें। कई तरह के लोग जो मंत्र लेते हैं, तो एक ही मंत्र को कई तरह से जपा जा सकता है, भिन्न भिन्न राग में, क्योंकि जितने भी हमारे मंत्र हैं वे छंद में विभक्त हैं, और उन छंदों को किस राग में गाया जाना है इसके लिए भी सामवेद बतलाता है। तो अलग अलग मंत्रों के अलग अलग राग हैं, अलग अलग समय है, और ये सब जो मंत्र हैं ये ध्वनियाँ हैं, ये सब ध्वनि तरंगें विशेष रूप से लिए हुए हैं, और हम विशेष रूप से उच्चारण करते हैं तो हमारे उस ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। तो अब ऐसे मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं कि जैसे 7 हम लोग के चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञान चक्र और सहस्रार चक्र। वैसे चक्रों की संख्या और भी बहुत है, लेकिन मोटे तौर पर ये जो माने जाते हैं 7 चक्र। कुछ लोग 14 भी मानते हैं, कुछ 21 भी मानते हैं, क्योंकि उन चक्रों के भीतर में भी सूक्ष्म सूक्ष्म और छोटे छोटे चक्र हैं, यानी ऊर्जा केंद्र हैं, और सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र हैं, और सूक्ष्म अनुभूतियाँ हैं। उसके आधार पर विभाजित किया गया है, लेकिन जो बड़ा वर्गीकरण है वो यही 7 है। और इन 7 के लिए फिर अलग अलग तरह के राग भी बताए गए हैं, जो मैंने बताया आपको। तो उन रागों को भी सुना जाता है और फिर उन्हें गाया जाता है। तो जो जितना अच्छे से गा सकता है और जो जितने बारीकी से सुनता है, जो 20 श्रवण ध्यान में बता रहा हूँ, तो ये 20 श्रवण ध्यान यही है कि आपको बारीकी से सुनना है। तो आपको रागों को सुनना है बारीकी से, मंत्रों को सुनना है बारीकी से, ध्यान से सुनना है। जैसे मान लीजिए मूलाधार चक्र को अगर एक्टिवेट करना है तो इसके लिए जो है हंस ध्वनि राग है, श्याम कल्याण राग है। तो ये इंस्ट्रूमेंटल जो हैं उनको ही सुने। तो इन रागों के ऊपर आधारित जो गाने भी हैं उसको भी आप प्राथमिक स्टेज पर सुन सकते हैं। फिर जो है उनका वोकल भी सुनिए, आलाप भी सुनिए, और इंस्ट्रूमेंटल भी सुनिए। तो इंस्ट्रूमेंटल सुनेंगे तो फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद जो है आप अपने भीतर गहराई में, अंतरतम गहराई में ध्वनियों को सुनेंगे। खैर मैं अभी उसके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी फ़िलहाल मैं यही बता रहा हूँ कि अलग अलग चक्रों के अलग अलग राग हैं। जैसे स्वाधिष्ठान का यमन राग माना जाता है विशेष, यमन राग, कल्याण यमन। और उसे मणिपूरक है तो उसके राग अभोगी है, मालकोश है, इसको गाते हैं। अनाहत है तो भैरव और दुर्गा अनाहत चक्र जगाने के लिए है, जिसमें कि हमारी भावनाएं जागती हैं। विशुद्धि चक्र है तो जय जयवंती है और राग देश है। आज्ञा चक्र है, इसमें राग भूप है, चाहे वागेश्वरी है। राग वागेश्वरी बहुत ही लोकप्रिय राग है। और सहस्रार के लिए तो राग भैरवी है, काफ़ी लोकप्रिय है। सब मंदिरों में जितने भजन होते हैं सुबह में गाए जाते हैं, राग भैरवी में गाते हैं। और राग दरबारी है और रात्रि को गाने के लिए, ये दोनों ही सहस्रार को जगाते हैं, दरबारी रात्रि को और भैरवी प्रातः को। तो इन रागों को आप सुने, बजाएं, शांतचित होकर के बैठ जाएं और बहुत बारीकी से सुने और धीमा धीमा बजाएं। तो पहले इन सब का अभ्यास करें, इससे आपके वे चक्र जागृत होने लगेंगे। चक्र मतलब वे ऊर्जा संस्थान जागृत होने लगेंगे, वे स्थान जागृत होने लगेंगे, वे ग्रंथियां जागृत होने लगेंगी।
हम लोग के शरीर में कई ग्रंथियां हैं, तो उतना डिटेल तो चर्चा अभी संभव नहीं है। कई ग्रंथियां हैं, थायराइड ग्लैंड जैसे है, और मान लीजिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है, तो उन सब में जो हार्मोन निकलते हैं तो वे सब हार्मोन उसमें सक्रिय होने लगते हैं, और इन सब रागों को सुनते हैं जब ध्यान लगाते हैं तो उसे उनमें सक्रियता बढ़ती है। अब ये सब जो राग हैं जो सुने जाते हैं या जो गाए जाते हैं या जो मंत्र हैं जो जपे जाते हैं, तो इन सब का स्टेज है। तो एक स्टेज है तो हम बोल बोल करके जपते हैं या बोल बोल के गाते हैं, और एक है कि जप चल रहा है और उस जप को हम सिर्फ सुन रहे हैं, और राग बज रहे हैं उसको हम सिर्फ सुन रहे हैं। तो विश्व श्रवण में सुनने का बहुत महत्व है, और आपको सुनना है तो दो तरीके से सुना जाएगा। एक तो हम शब्दों को सुनेंगे जो आसान है, अब सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्दों को सुनते चले जाएंगे और धीमी से धीमी आवाज़ में सुनते चले जाएंगे। तो फ्रिक्वेंसी जितनी धीमी होती चली जाएगी, बीट जितना धीमा होता चला जाएगा, उतना ही ज़्यादा हम ध्यान में उतरते चले जाएंगे और निर्विचार और निर्ध्वनि की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और दूसरा तरीका है सुनने का कि अब जब हम सुनने पर ध्यान नहीं लगा करके, बल्कि हम चुपचाप बैठे हैं और ध्वनियाँ आ रही हैं और जा रही हैं, और इससे ऐसा होगा कि बीच में जो खाली स्पेस है, जैसे दो शब्दों के बीच में स्पेस होता है, दो अक्षरों के बीच में स्पेस होता है, स्पेस सब जगह है। स्पेस का बहुत ज़्यादा महत्व है अध्यात्म में, क्योंकि वही खाली है, वही सुना है, वही शून्य है। तो वह जो स्पेस है उसी को महसूस करना है, अपने आप महसूस होगा। करना क्या है, मतलब महसूस होगा अपने आप ही। तो जितने भी विचार आते हैं, गंदे विचार, अच्छे विचार, बड़े विचार, छोटे विचार, तो ये सबको आने जाने देना है। इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, कोई ध्यान भी इस पर नहीं देना विशेष। चला जाता है तो चला जाता है, लेकिन आपको विशेष ध्यान नहीं देना। तो ये विश्व श्रवण है। तो कभी कौवा बोलेगा, कभी गिलहरी बोलेगी, कभी कोई आदमी कोई कुछ पटकेगा तो आवाज़ आएगी। कई तरह की आवाज़ें आती हैं, कभी कोई गा रहा है, कभी कोई बातचीत कर रहा है, कभी हंस रहा है। हर तरह की ध्वनि आपको सुनाई पड़ेगी, आप चुपचाप रहें। जो सुनाई पड़ती है वह विश्व श्रवण है। जो आप सुनने का प्रयास करते हैं वह विश्व श्रवण नहीं, जो अपने आप ही सुनाई पड़े और उस पर आपका विशेष आकर्षण नहीं हो, क्योंकि आकर्षण ही मोह को उत्पन्न करती है, राग को उत्पन्न करती है, और फिर वो संसार में ले जाती है। तो बस सुनाई पड़ रही है, आप उससे अपने को संलग्न नहीं करें, अटैच नहीं करें, आसक्त ना हो। तो क्या होगा कि विचारों की संख्या गिरती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। न सिर्फ विचारों की संख्या घटेगी, बल्कि ऐसा होगा कि आपको बीच के जो खाली स्थान हैं, जो कि निर्विचार है, वे बढ़ते चले जाएंगे और उनके प्रति आपकी संवेदना बढ़ती चली जाएगी। आपको लगेगा बहुत कम शब्द बन रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आपका प्रवेश होने लगेगा। इसी तरह से हमारे शरीर के भीतर जो गतिविधियां हो रही हैं, दिल की धड़कन की गतिविधि, उसकी भी अपनी एक ध्वनि है। सांस की गति, उसकी भी अपनी एक ध्वनि है। मांसपेशियों के फड़फड़ाने की ध्वनि, पेट के गुड़गुड़ाने की ध्वनि, शरीर में बात का प्रकोप इधर उधर घूम रहा है, बात हो रहा है, तो उसकी ध्वनि। इन सभी ध्वनियों को आपको बहुत सचेत होकर के, अब आप सचेत हो जाएंगे तो आपको सुनाई पड़ेगी अपने आप ही। यदि आप बहरे भी हैं, जन्म से भी बहरे हैं, तो भी वे भीतर से महसूस होंगी। यानी इसमें गूंगा और बहरा का कोई बहुत मतलब नहीं है। आध्यात्मिक प्रगति में भीतर से उसे महसूस होगा, और वही वास्तव में सुनना है।
तो हम लोग के भीतर में जो भी ध्वनियाँ हैं तो वो आपको महसूस होंगी। जो जो ध्वनियाँ बाहर हैं वैसे भीतर भी है, जो जो फ्रिक्वेंसी बाहर है वो हमारे भीतर भी है, क्योंकि बाहर और भीतर का कोई मौलिक भेद नहीं है। ये सब एक प्रवाह है, ऊर्जा का प्रवाह है ये। तो आप आराम से शांतचित्त होकर बैठे हैं, हल्के कपड़े पहन के बैठे हैं, नहा धो के बैठे हैं, सुबह सुबह ताज़ा उठ के बैठे हैं, दिमाग आपका शांत, थका हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में आप बहुत ग्रहणशील हो जाएंगे सूक्ष्म ध्वनियों के प्रति, सूक्ष्म विचारों के प्रति। अपने भीतर जो उठ रहे हैं वे और बाहर जो बज रहा है वे, आपको किसी को नहीं पकड़ना है, न बाहर जो बज रहा है वह, न भीतर जो बज रहा है वह। बस अपने आप ही जो महसूस होता है बस उसको महसूस करेंगे और उसको भी पकड़ेंगे नहीं। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो है विचारों की संख्या गिर रही है, शब्दों की संख्या गिर रही है, ध्वनियों की संख्या गिरती चली जाएगी। और एक ऐसा समय आएगा कि आपको ध्वनियाँ नहीं महसूस होंगी। हालांकि दिमाग में तो, आपके कान में तो ध्वनि जा रही है बाहर से, परंतु आप उसको पकड़ नहीं रहे हैं। तो आपकी ग्राह्यता खत्म हो गई है। तो जब ग्राह्यता खत्म हो गई है, कोई चीज़ को जब हम ग्रहण नहीं करते हैं तो वो बस वो आई और गई, वो ट्रांसपेरेंट टाइप का हो गया, जैसे शीशे से जो है प्रकाश गुजर जाता है। तो आपको बस शीशे की तरह हो जाना जिससे प्रकाश गुजर जाए। तो वैसा ही हो जाना कि ध्वनि आए और गुजर जाए, आपको इफेक्ट ना करे, और भीतर की भी जो ध्वनि है वो भी आपको इफेक्ट ना करे। तो आपकी ग्राह्यता उसके प्रति खत्म हो गई। अब आप बिल्कुल जीरो पर हो जाएंगे, कोई ध्वनि नहीं, कोई चित्र नहीं, वह जो है निर्विचार की अवस्था हो जाएगी। वह विश्रवण है, विशेष श्रवण है। किसका श्रवण? उस खाली स्थान का श्रवण, जो दो शब्दों के बीच का जो था उसका श्रवण, जो विचार नहीं था बल्कि जो निर्विचार था। तो निर्विचार का श्रवण वास्तव में विश्रवण है। निध्वनि का श्रवण वास्तव में विश्रवण है, यानी जो ध्वनि है ही नहीं उसका श्रवण करना। और वो बहुत प्रोफाउंड होता है। आखिर ये ध्वनि तरंगें उत्पन्न कहाँ से हो रही हैं? ये भी तो कहीं ना कहीं से उत्पन्न हो रही हैं। तो इनका स्रोत कहाँ है? तो इनका स्रोत निध्वनि में है। कहते हैं जो वैज्ञानिक लोग हैं कि ध्वनि ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा में, इस तरह के ऊर्जा में ये सब बदलते रहते हैं। यानी ये चक्रनुमा ऐसे घूम रही हैं, अलग अलग बदल रही हैं, रूप अपना बदल रही हैं। लेकिन जब यही लोग बिग बैंग की बात करते हैं तो बतलाते हैं कि वहाँ स्फोट हुआ, धमाका हुआ एक तरह से। तो हालांकि वो इस तरह का धमाका नहीं जैसे हम लोग समझते हैं। तो वो एक्सपेंशन हुआ। तो आखिर किस तत्व का हुआ और वो कैसे हुआ? वहाँ ध्वनि तो थी नहीं, कुछ थे नहीं, तो वहाँ कैसे हुआ? यानी कुछ तो कुछ न थी, वहाँ पर अव्यक्त स्टेट में थी। तो वह जो अव्यक्त स्थिति में थी वो क्या थी? वो ध्वनियों का स्रोत थी। वो उसी को अधिष्ठाता कहता है, आदि शक्ति उसी को कहा जाता है, यानी शक्ति का जो आदि है। तो आदि शक्ति देवी उसी को कहते हैं हम लोग। तो वह अधिष्ठाता, अधिष्ठात्री है। तो देव के रूप में अधिष्ठाता, देवी के रूप में अधिष्ठात्री। तो वह जो है वो अव्यक्त स्थिति में है, यानी उसका स्रोत है। तो जो ध्वनि का स्रोत है वो क्या है? वह निध्वनि है। निध्वनि से ध्वनि उत्पन्न होती है और ध्वनि फिर निध्वनि में अपना स्वरूप बदल लेती है। और ये इतना सूक्ष्म है कि इसको
डिटेक्ट करना आसान नहीं है। ध्वनि निध्वनि में बदल जाती है, रूपांतरित हो जाती है। से पदार्थ ऊर्जा में हो जाता है, तो उसी तरह से ऊर्जा भी जो है वो निध्वनि में यानी चेतना में रूपांतरित हो जाती है। तो वह यहाँ महसूस होगा, चेतना का एहसास होगा। अब यह जो है आप देखेंगे कि ये जो विचार को जो गिराने की पद्धति है, तो इसमें ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा काफ़ी प्रयोग में आता है, क्योंकि विचारों की संख्या में गिराना है, इसलिए ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, वैराग्य मुद्रा, इन सब का प्रयोग होता है। जो हमारी जो तर्जनी उंगली होती है, तर्जनी उंगली जो है ये वात को बतलाने के लिए है। तो तर्जनी उंगली को जब स्पर्श करा देते हैं अंगूठे से, तो वात तत्व का अग्नि तत्व के साथ संबंध हो जाता है। इसलिए वात और अग्नि का संबंध होने से हम वात के भीतर में जो अग्नि है उसका उपयोग कर पाते हैं, यानी उसकी जो एनर्जी है उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको रूपांतरित कर सकते हैं, अपने किसी काम में ले सकते हैं। और वात जिसका ज़्यादा है, आयुर्वेद कहता है कि जिसका वात ज़्यादा प्रकोपित रहेगा वो उसमें उतने विचार बनेंगे। इसलिए अगर आपकी तर्जनी उंगली खुली है तो आपके विचार ज़्यादा बनेंगे, और यदि वो अंगूठे से स्पर्श किए हुए है तो विचार घट जाएंगे, एक वर्तुल बन जाएगा वहाँ। और यदि उसको हम दबा दें अंगूठे से तो विचार और दब जाते हैं, क्योंकि वात दब गया। तो ये दोनों ही मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं, और इसके प्रयोग से हम अपने विचारों को और तेजी से नीचे गिरा सकते हैं, और हमारे भीतर न्यूरॉन्स की संख्या बढ़ सकती है, न्यूरॉन्स की गतिविधि बढ़ सकती है, और हमारे दिमाग में जो टॉक्सिक है वो निकल सकता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। अब जानते ही हैं आप कि अलग अलग समय में अलग अलग वात पित्त कफ का दोष होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग गर्मी में हैं तो गर्मी में वात दोष बढ़ा रहता है, गर्मी बढ़ी रहती है, तो गर्मी में ध्यान लगाना थोड़ा कठिन हो जाता है। ठंडे में कफ दोष बढ़ा रहता है, वर्षा में पित्त दोष बढ़ा रहता है। और जब ये तीनों दोष यानी वात पित्त और कफ तीनों जब समान अवस्था में होते हैं, सत रज और तम तीनों गुण समान अवस्था में होते हैं, तब जाकर के हमारी साधना सफल होती है। बाल्यावस्था में कफ दोष बढ़ा रहता है, युवावस्था में पित्त दोष बढ़ा रहता है, और जब हम लोग बुढ़े हो जाते हैं तो वात दोष बढ़ जाता है। यह आयुर्वेद का कहना। उसी तरह से दिन का जो पहला प्रहर है उसमें वात बढ़ा रहता है, दोपहर में पित्त बढ़ा रहता है गर्मी की वजह से, और रात्रि में कफ बढ़ जाता है। तो इसके हिसाब से ही जो है हम लोग को अपना मंत्र जपना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद जो है कफ बढ़ जाता है, अगर हम भोजन लिए तो कफ बढ़ जाएगा, और भोजन जब पच रहा है उस वक्त पित्त बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग के पेट में जो अग्नि जठराग्नि वो उसको पचाती है, और भोजन के पचने के बाद वात बढ़ जाता है। तो जब हम साम्यावस्था में हों तो ये जब हम
कोई साधना करते हैं तो सही सिद्ध होता है। इसीलिए जो प्राणायाम किया जाता है उसमें पहले नाड़ियों को शुद्ध किया जाता है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ी जब शुद्ध हो जाएगी तब हमारे लिए बहुत आसान रहेगा। ये तीनों नाड़ियाँ शुद्ध होगी तो ही चक्र जागृत होते हैं। तो 20 श्रवण में हम सुनेंगे बहुत ध्यान से, जितने भी बाहर की ध्वनियाँ हैं, भीतर की ध्वनियाँ, इन सभी ध्वनियों को, बाहर और भीतर दोनों प्रकार की ध्वनियों को हम सुनेंगे। फिर बाद में हम ध्वनि तरंगों को पकड़ेंगे और उसके बाद में फिर जो गैप है, जो निध ध्वनि है, वो हमारे पकड़ में धीरे धीरे आने लगे। फिर वो पकड़ में जब आ रही है इसका मतलब हम उसको सुन रहे हैं, उसी को सुनना कहते हैं। वो 20 श्रवण है। हार्ट बीट सुनाई पड़ेगा, फिर नाड़ियों का बीट सुनाई पड़ता है। दिमाग में जो शब्द बनते हैं वे शब्द भी जो है ना, चूँकि कोई भी चीज़ बनेगा, शब्द बनेगा, ध्वनि बनेगी तो टक्कर से बनेगी, बिना टक्कर के ध्वनि बन नहीं सकती है। तो जाहिर सी बात है कि शब्द कहीं ना कहीं टकरा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई चीज़ से, कोई मांसपेशियाँ टक्कर से ही ध्वनि की उत्पत्ति हो रही है। कोई ना कोई केमिकल टकरा रहा है जिससे कि कोई ना कोई एटम टकरा रहा है जिससे कि ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अब हमें इतना अपने में शांत हो जाना है, लीन हो जाना है कि हम उतनी सूक्ष्मता तक पहुंच सकें। और जब ऐसा हो जाते हैं तो हम समाधि में और गहरी समाधि में उतर जाते हैं, तो निर्विकल्प समाधि में उतर जाएंगे, निर्विचार समाधि में उतर जाएंगे। केवल